तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ की क्लैरिटी ले लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि पंजाब के स्टूडेंट्स बैन है, हरियाणा के स्टूडेंट्स बैन है, गुजरात के स्टूडेंट्स बैन है, ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। ऐसी काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। इसके लिए इस वीडियो के थ्रू, इस कन्वर्सेशन के थ्रू हम चाहते हैं कि आप डायरेक्टली स्टूडेंट से सुनिए जिन्होंने प्रोसेस किया है कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, कितना टाइम लगता है, क्या फ़ंड्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या परसेंटेज चाहिए, अगर परसेंटेज लेस है तो उसको कैसे कवर अप कर सकते हो आप, आइल्स की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि इस प्रोसेस को करने से पहले क्या प्लानिंग और प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होएगी, ऑस्ट्रेलिया में कैसे कोर्सेज़ करने चाहिए, उनका कोई फ़ायदा होएगा या नहीं होगा। ये सारी बातें आप स्टूडेंट से सुनेंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इंटायर प्रोसेस के बारे में। तो कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि आप बिल्कुल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के बारे में, एंड अपना प्रोसेस कितने टाइम फ्रेम में करना है, कैसे करना है, वो आप जान सको। सो टू द वीडियो। यार अगर किसी की 12th में कम परसेंटेज हुए तो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं पढ़ने? बिल्कुल, मैं जाता रहा हूँ। एंड टॉप कोर्सेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ेगा? अपनी मर्ज़ी के कोर्स में। कैसे कर सकते हैं यार? आओ वीडियो में बताता हूँ। सो दक्षी D2D क्या होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर? D2D होता है डिप्लोमा टू डिग्री प्रोग्राम। अगर किसी की परसेंटेज कम आई है, जो कि रिक्वायरमेंट थी 65%, अब वो चेंज होकर 75% हो गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं मूव कर सकते। आप D2D प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और ये यूनिवर्सिटी का ही प्रोग्राम होता है जो 1 साल कॉलेज में लगता है। इसके बेसिकली 2 फ़ायदे हैं। पहला कि आपको एडमिशन ईज़िली मिल जाती है और जो बेसलाइन नॉलेज है वो आपको बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा रहेगी। ओके। एंड D2D के कोई नुकसान भी हैं क्या? मतलब नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाना एंड D2D में जाने में कोई मतलब नुकसान भी हो सकता है किसी स्टूडेंट? नहीं, नुकसान इसमें कोई भी नहीं है। एंड कोई प्रोसेस में फ़र्क हुए? प्रोसेस में भी फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि मेरे को अपनी 2 साल की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट उनको शो करनी पड़ी, तो रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। एज़ सच जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को 2 साल की करनी पड़े, डिपेंड्स ऑन हाँ, डिपेंड्स ऑन योर जॉब प्रोफाइल और जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं कोर्स में। तो आपने जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एंड एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी आपने अप्लाई किया था। तो D2D में आपको ये सारे कोर्सेज़ ईज़िली मिल गए थे कि कोई ऐसे D2D के अंदर सभी कोर्सेज़ ईज़िली मिल गए थे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी और साइबर सिक्योरिटी भी, क्योंकि D2D प्रोग्राम D2D प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर परसेंटेज और जो भी आपकी स्किल सेट है। तो बेसिकली अगर आप क्राइटेरिया नहीं भी मीट कर पा रहे तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो, हाँ, आप इसके थ्रू वो क्राइटेरिया के अंदर जा हाँ, सकते हो। एंड वीज़ा में रिस्क आ जाता है कोई? वीज़ा में वीज़ा में कोई रिस्क नहीं है, बल्कि ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है D2D प्रोग्राम, क्योंकि आप प्रॉपर स्टार्टिंग से वो चीज़ पढ़ रहे हो, जो कि बाकी स्टूडेंट सीधा यूनिवर्सिटी में जाएँगे और कोई उसकी एश्योरिटी भी नहीं है कि वो डिग्री कंप्लीट करेंगे। तो D2D प्रोग्राम एक बहुत अच्छा स्टार्ट देगा आपको। एंड इसमें भी एक और बेनिफिट है कि डुअल COE मिल जाती है, तो वीज़ा ऑफिसर को ऑलरेडी पता है कि आप हाँ, ट्रांजिशन तो करने वाले इसमें हो। 2 COE आती हैं, 1 साल की आती है जो D2D प्रोग्राम है और 2 साल के लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है। तो आपको डायरेक्ट एंट्री भी मिलती थी कर्टन में, फिर भी आपने D2D ही प्रेफ़र किया उसमें भी, उसका मेन डायरेक्ट एंट्री कर्टन के अंदर और D2D प्रोग्राम ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के अंदर। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर रैंक्ड है और इसके अंदर जो कोर्स भी था IT का, ये बहुत ही इन डिमांड कोर्स है। तो इट वाज़ बेटर कि मैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में D2D प्रोग्राम लेता, ना कि डायरेक्ट एंट्री। तो इसमें इंटरव्यू जैसे ऑस्ट्रेलिया में हर यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू आता है, तो इसमें भी कोई इंटरव्यू आता है क्या? ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इंटरव्यू? कैसे क्लियर इंटरव्यू तो ऑस्ट्रेलिया की हर यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा, टू चेक कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो कि नहीं, कि आप सिर्फ काम करने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो। और इंटरव्यू इतना डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप आंसर कॉन्फिडेंटली कर देते हो। बेसिक चीज़ें पूछेंगे आपसे कि आपको जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उसकी कितनी नॉलेज है, कितना आप जानते हो, आपके कोर्स में क्या प्रोग्राम्स आ रहे हैं, प्रॉपर जितने भी आपका कोर्स ड्यूरेशन है उसका हर एक आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ने वाले हो। और आपके फंड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से, और फैमिली के बारे में पूछते हैं। ओके। एंड फंड्स के बारे में एग्जैक्टली क्या-क्या पूछते हैं? कुछ लोग ना, आपको पता ही होगा शायद, फंड शो भी करवा लेते हैं बाहर से। तो उनको कोई रिस्क है अगर वो इंटरव्यू में पकड़े जा सकते हैं या फिर बात के प्रोसेस में पकड़े जा सकते हो कि आपके अपने फंड्स थे? आपको क्या डिफरेंस दिखा इस चीज़ में कि जो शो करा रहे हैं उनको क्या रिस्क हो सकता है इस चीज़ के अंदर? अगर तो आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या फंड्स बाहर से शो करवाते हो, उसका बहुत बड़ा मेजर रिस्क और ड्रॉबैक्स आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको क्लियरली पता चल जाता है कि फंड्स आपके पास किसके शो करवाए हैं आपने, और वो यूनिवर्सिटी वाले जो हैं और जो वीज़ा लगाते हैं, उनका मेन काम ये है कि चेक करना कि प्रॉपर रियल
रियलिटी के अंदर सब सही चल रहा है कि नहीं। हाँ, बेसिकली जैसे आपसे 2 साल की स्टेटमेंट भी मांग ली थी उन्होंने, तो वो अगर किसी की 2 साल की स्टेटमेंट होती ही नहीं, तो वो कैसे ही दिखाता अपनी 2 साल की स्टेटमेंट, एंड वो वहाँ ही पकड़ा जाता कि यार ये इनकी तो स्टेटमेंट ही नहीं है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांग लिए थे जस्ट टू बी क्लियर। एक और बात मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एक लेटर ऑफ सपोर्ट दिया था वीज़ा के अंदर कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने इनसे मंगाए हैं वो सारे जेन्युइन है एंड ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है, स्टूडेंट क्लियर है। तो ये वीज़ा के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक लेटर दिया था जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती है। ये हेल्पफुल रहता है बहुत। वीज़ा में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। आपका कितनी देर में आ गया था वैसे वीज़ा? 1 मंथ लगा था, जो कि एक्सपेक्टेड टाइम तो इतना ही होता है, आजकल 45 डेज़ तक का चल रहा है टाइम, तो इट इज़ फाइन। क्योंकि एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो Right. इसके अकॉर्डिंग तो फिर 1 मंथ बहुत कन्वीनियंट है। एंड क्या आपके क्या बैंड स्कोर थे आइल्स में, क्या बैंड थे आपके? मेरे 7 ओवरऑल आए थे। तो आइल्स का कोई बेनिफिट होता है इसमें कि अगर आपकी आइल्स अच्छी है, उसका ओवरऑल कोई बेनिफिट है स्टूडेंट को? देखो, जब हम ओवरसीज़ जाते हैं तो उनकी अगर हम लैंग्वेज ही नहीं आती होएगी या हमारे Yeah. बैंड स्कोर कम होंगे, तो उनको भी थोड़ा-सा रहता है कि अगर ये लैंग्वेज ही हमारी मैच नहीं कर रही, तो फिर स्टूडेंट उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, फिर पढ़ेगा भी उस हिसाब से, क्योंकि प्रोफ़ेसर्स ने तो अपनी लैंग्वेज में समझाना। तो आइल्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसके अंदर, क्योंकि आपकी लैंग्वेज फिर मैच हो जाती है। प्लस इंटरव्यू में भी हेल्प हो जाएगी आइल्स से। हाँ, कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो आइल्स करके। तो आइल्स का वो फ़ायदा तो हुआ था, जैसे कि आपका इंटरव्यू मेरे ख्याल से 30 मिनट्स या 1 आवर के अंदर इजीली क्लियर हो गया था। आपने 30 मिनट्स या 1 आवर की प्रिपरेशन की होगी। जिस दिन मेरे को पता चला इंटरव्यू है, उस दिन मैं 1 घंटे पहले आपके ऑफ़िस आया और जो भी हमने प्रिपरेशन करी 1 आवर में करी, और इंटरव्यू बहुत ईज़िली क्लियर हो गया। एंड सेम डे रिजल्ट भी आ गया था। सेम डे रिज़ल्ट भी आ गया। तो दक्ष, ये प्रोसेस है कितना डिफिकल्ट, कितना लेंथ लग जाती है, कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है इस प्रोसेस के अंदर? एफर्ट तो कोई भी नहीं लगेगा अगर आप मास रिक्रूटर्स के पास जा रहे हो, जो कि 500 से 1000 बच्चा रोज का टैकल कर रहे हैं, फिर तो वो आपको अटेंशन उतनी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे एजेंट के पास जा रहे हो, जो कि आपको प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं, अपने एंड पे सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा के दे रहे हैं, अगर तो बात आप पे आ रही है, फिर तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना एक्सपोजर नहीं है इंडस्ट्री का कि वो क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक अच्छे एजेंट पास जाना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किसी को फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। कहाँ से ये रिपोर्ट डालनी है, कहाँ पे फंड्स डालने हैं, कितने महीने की स्टेटमेंट डालनी है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। और जो एसेज वगैरह लिखने होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी आप खुद नहीं लिख सकते, चाहे आपको जितनी मर्ज़ी नॉलेज हो, क्योंकि जो बच्चे भेज रहे हैं, उनको पता होता है कि यूनिवर्सिटी किस पर्सपेक्टिव से बात कर रही है, तो फिर वो एक एजेंट ही को ही पता होएगा। राइट, तो स्टूडेंट्स के ऐसे को रिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि 150 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर करना होता है उन क्वेश्चंस को, एंड 150 वर्ड्स के अंदर आंसर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो दक्ष, साइबर सिक्योरिटी आपने लिया है, इसका कोई फ़ायदा भी होने वाला है कि इसे वैसे ही ले लिया है, फ़ायदा तो- देखा जाएगा? फ़ायदा तो बहुत होने वाला है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, और आईटी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप अभी से एडमिशन लेते हो, तो आने वाला फ्यूचर आपका बहुत सिक्योर होने वाला है, क्योंकि डिमांड भी बहुत है, और साइबर सिक्योरिटी अकेली एक $100 बिलियन ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्केट है। मिलियन होगी? नहीं, बिलियन है। $100 बिलियन की अगर आप कह रहे हो इंडस्ट्री है, फिर तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। एंड साइबर सिक्योरिटी के अलावा मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि अपनी डिग्री पे कोई भी रिलाई ना करें। नहीं, डिग्री पे रिलाई करोगे कि अगर आपको एक डिग्री मिल गई, वो तो फिर बहुत ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं, तो फिर जॉब उस बेस पे नहीं मिलेगी, आपके स्किल सेट पे बेस मिलेगी, और कैसे का आप परफॉर्म करते हो यूनिवर्सिटी में, कैसे आप प्रोफेसर्स के साथ रिलेशन बना रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। एंड एक और चीज़ है, माइक्रो क्रेडेंशियल्स, अपनी डिग्री के साथ माइक्रो क्रेडेंशियल्स लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप ऑलरेडी ले चुके हो, 12th में आपने ले लिए थे। तो थोड़ा सा गाइड कर दो, माइक्रो क्रेडेंशियल्स होते क्या हैं, क्यों लेने चाहिए और क्या फ़ायदा होगा उनका? माइक्रो क्रेडेंशियल्स होते हैं जो कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज करते हो अदर देन आपकी स्कूल की पढ़ाई, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और या बाहर जॉब लेने के अंदर भी बहुत हेल्प करते हैं। और मैंने जो माइक्रो क्रेडेंशियल्स करे हैं, वो मैंने करे हैं ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, पाइथन, एडवांस्ड एक्सेल, और ये सब कोर्सेज आगे जाके हेल्प करने वाले हैं। आपने सारा कुछ यहीं कर लिया, फिर वहाँ क्या करोगे? यहाँ पर इसलिए करा है ताकि देश स्ट्रांग हो जाए और वहाँ जाके ईजी रहे सब कुछ। ग्रेट। सो इस तरह से आप भी अपना करियर बना सकते हो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है। एंड दक्ष, प्लानिंग कितनी ज़रूरी होगी, एक लास्ट बता दो इनको। प्लानिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप बिना प्लान के बस वीज़ा आ गया चले गए, या फिर वीज़ा से पहले भी आपने करियर पाथ ही सही नहीं चुना, आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो एक अच्छे कंसल्टेंट पास जाओ और
मेंटोरशिप लो कि आपको असल में करना है, क्योंकि उनकी गाइडेंस के साथ ही आप आगे सक्सेस हासिल कर सकते हो। अगर आप अपनी प्लानिंग भी बनाना चाहते हो, एक 5 ईयर प्लान चाहते हो अपने करियर को लेके, चाहे किसी भी कंट्री में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, जिस भी कंट्री में आप देखना चाहते हैं, आप नीचे दिए हुए लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें आप फिल कीजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड 30 मिनट्स का स्ट्रेटेजिक सेशन बुक कराएंगे आपके साथ, जिसके अंदर इनिशियल गाइडेंस आपको देंगे फॉर योर करियर। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे कई सारे सुपरस्टार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना करियर प्लान कर रखा है और इनको पता एग्जैक्टली क्या करना है। इन स्टूडेंट्स को देख के आप भी इंस्पायर हो सकते हो और आप भी इनके जैसे अच्छा करियर चूज कर सकते हो। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।